अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल है। 11 दिसंबर को पिटारा खुलेगा और तभी पता चलेगा कि वोटर का मूड इस बार मध्य प्रदेश में किसके साथ है, बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ। हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया हमसे जुड़ गई है। नवीन कुमार जी बीजेपी के नेता है, सतीश कुमार सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है, ये सभी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ दीप्ति के साथ। दीप्ति, क्या मूड है, कितनी संख्या में? मतदान तो हमेशा भारी होता ही है मध्य प्रदेश में, 72-73% होता है। भोपाल का क्या मूड दिख रहा है, क्योंकि पलड़ा इस बार 50-50% का है, ना कांग्रेस भारी दिख रही है ना बीजेपी। बिल्कुल ठीक है शोभना, मध्य प्रदेश के शायद मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहला इलेक्शन है जिसमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वोटर किसके साथ जाना चाह रहा है, क्योंकि वोटर बहुत साइलेंट है। अभी किसी तरह की कोई वेव नहीं चल रही है। जैसे 2003 में एक वेव थी जो एंटी गवर्नमेंट वेव थी, जो एंटी स्टैब्लिश वेव थी, लेकिन अब इस समय बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि वोटर बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ। हालांकि बीजेपी लगातार दावे कर रही है और बीजेपी ने अपने हर उस वोटर को टारगेट कर लिया है, हर उस वोट बैंक को टारगेट किया है जिससे उसे जीतने की उम्मीद होती है। जैसे पिछले बार के चुनाव में 1 से 1.5% का अंतर था और जो 1 से 1.5% वोट बीजेपी को मिले थे वो कहीं ना कहीं महिलाओं के थे, युवाओं के थे। तो इस बार बीजेपी ने महिलाओं के लिए एक अलग से विजन डॉक्यूमेंट निकाला। तो हर तरह की कोशिशें जो है दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस ने वचन पत्र निकाला है लेकिन अभी भी वोटर साइलेंट है, किसी तरह की कोई लहर नहीं है। और पिछली 2-3 बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो ये चौथा चुनाव ऐसा है जो बिना किसी वेव के हो रहा है, बिना किसी लहर के हो रहा है। इसलिए अभी ये समझ पाना बहुत कठिन है कि आखिर वोटर क्या चाह रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर वोटर नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को पसंद करता है तो वो कम से कम कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट के फेस को नहीं पसंद करता। स्थानीय लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी है कि ये तय करना मुश्किल है कि आखिर वोटर किसे वोट करेगा या किस चेहरे को पसंद करेगा। दूसरा, ये पहला ऐसा चुनाव है जब बीजेपी अपने बागियों से परेशान है। बीजेपी के बागी बड़े पैमाने पर मैदान में है और मध्य प्रदेश की राजनीति का ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बहुत सारे वोट कटवा मैदान में है, चाहे वो सपाक्स हो, चाहे वो जयस संगठन हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो। तो ये सारे इतने सारे ऐसे छोटे छोटे संगठन हैं और आपको भी कहीं आप थोड़ा बहुत इसमें गिन सकते हैं, क्योंकि जो जीत का अंतर होता है वो सिर्फ 1 से 1.5% का होता है। हाँ। तो बहुत सारे वोट कटवा मैदान में है, किसी तरह की कोई लहर नहीं है, वोटर साइलेंट है। तो ये सारे फैक्टर इस चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने फाइट दी है जो शायद हर बार नहीं दी। ठीक है दीप्ति, आप हमारे साथ बनी रही है। हमारे सहयोगी संजय शेखर भी रीवा से हमसे जुड़ गए। संजय, आप हमें क्या अपडेट दे सकते हैं, किसका दबदबा देखने को मिल रहा है? हालांकि लगातार हम यही कह रहे हैं कि ना इस बार कांग्रेस के लिए कुछ कहा जा सकता है ना बीजेपी के लिए, 50-50% की लड़ाई है दोनों के बीच। जी निश्चित तौर पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो तगड़ी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कहीं कहीं पर दूसरी पार्टियां, चाहे सपा की बात कर ले या बीएसपी की बात कर ले, वो जरूर कुछ सीटों पर चुनौती देते हुए दिख जाती है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। मैं अभी मौजूद हूँ रीवा में और रीवा में लगातार लोग आकर के यहाँ पर अपने मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि तमाम लोग आकर पे कतारबद्ध होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्या सोच करके वोट कर रहे हैं। आप मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच करके वोट करने आए हैं? बस जीते वोट क्या है, जी वोट डालने आए हैं। जी कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? अच्छी। जी आप क्या सोच करके, किस इशू के आधार पे वोट करेंगे? नहीं, अब तो अच्छा ही सोच के करेंगे कि अपने प्रतिनिधि अच्छे हो और यानी कि अच्छा काम करे जिसमें से रोजगार वगैरह सभी चीज मिले। जी 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 आप क्या इशू सोच करके वोट करेंगे? जो विकास चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए, विकास और बढ़ना चाहिए, ये सोच के वोट कर रहे हैं। जी जी डेवलपमेंट ही मुख्य मुद्दा है। आप क्या सोच करके वोट करेंगे आज? हाँ, डेवलपमेंट। जी डेवलपमेंट। जी तो देख रहे हैं तमाम लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट ही एकमात्र मुद्दा है जिसको लेकर के तमाम लोग वोट कर रहे हैं। रीवा को डेवलप होते देखना चाहते हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि महानगरों की तर्ज पर रीवा डेवलप हो, यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा हो, मेडिकल हब बने। तो इस तरह की सोच है, डेवलपमेंट ही मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर के रीवा के मतदाता वोट कर रहे हैं। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन जी, आपका रुख करना चाहूंगी, डर लग रहा है क्या सर? इस बार 15 साल हो चुके एंटी इनकम्बेंसी का
फैक्टर बहुत बड़ा है और इस बार मोदी लहर उतनी आक्रामक नहीं है जितनी 2013 में थी। लोकतंत्र के उत्सव में भारतीय जनता पार्टी को कभी डर नहीं लगता, डर उनको लगता है जो लोकतंत्र के विरोधी हैं। मैं तो आज मध्य प्रदेश की जनता से ये आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस लोकतंत्र के उत्सव में बड़ी से बड़ी तादाद में बाहर निकल करके आए, अपने मतों का प्रयोग करें। और अभी मैंने बिल्कुल सही सुना, कुछ वोटर्स को भी सुना, वहां के आपके बड़े प्रतिनिधियों को भी सुना, उन्होंने कहा कि विकास रुकना नहीं चाहिए। सत्य है, तो विकास तो हो निरंतर आगे गतिशील होता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। तो उसके लिए सबके सब लोग निकले, और जो लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने की अलग अलग राज्यों में, कल जिस प्रकार से कौन कर रहा है कोशिश हिंदू मुस्लिम करने की कि हाँ मुस्लिम मस्जिदों के अंदर फ्री बिजली, किसने बयान दिया कि हमें अली नहीं बजरंग बली का साथ है? कल को मध्य प्रदेश नवीन जी कौन बात कर रहा है हिंदू मुसलमान को बांटने की? किसके साथ अली है और किसके साथ बजरंग बली है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। शोभना जी सुनिए, कौन बात कर रहा है? आपको भी इस बात का अच्छा आपको जानकारी में आएगा तो आप आगे और बताएंगे। कि कल तेलंगाना में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया। वो तेलंगाना के लिए नहीं है, पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से है कि मस्जिदों में फ्री बिजली देंगे। आप 5 लाख केवल मुसलमानों को लोन देंगे, हिंदू को क्यों नहीं देंगे भाई? क्या वो अपेक्षित है? क्या क्यों नहीं देंगे? आप मंदिरों में अगर बिजली फ्री देंगे तो मंदिरों में क्यों नहीं देते हैं? आप कहेंगे कि केवल फाइनेंशियल बोर्ड बनेगा जो मुस्लिम समाज के लोगों को ही देगा। ये कल तेलंगाना कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है। जो मध्य प्रदेश की बात कीजिए ना, जिस दिन तेलंगाना में चुनाव होगा उस दिन तेलंगाना की बात करेंगे, आज मध्य प्रदेश की बात कीजिए। चलिए ठीक है नवीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तेलंगाना की नहीं है शोभना जी, भारत एक है। आप बने रहिए। हाँ नवीन जी बने रहिए। 3 तस्वीरें, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं, वो अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी उंगली पर स्याही दिखाते हुए लोकतंत्र का जश्न मनाते हुए वोट डालकर बाहर निकले और मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने दिखाई अपनी उंगली की देखिए मैंने वोट डाला है, आप भी निकलिए। नरेंद्र सिंह तोमर भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अंग्रेजी वाला कभी मध्य प्रदेश के झाबुआ में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पिता और पुत्र दोनों ही साथ में मौजूद हैं। भूरिया जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, विक्रांत को कितना आशीर्वाद दिया आपने यहाँ वोट डालने के पहले, और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं, जनता कितना आशीर्वाद दे रही? मेरा पूरा आशीर्वाद डॉक्टर विक्रांत के ऊपर है और हमारे परिवार का सबका आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद है। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे शानदार वोटों से जीतेंगे और डॉक्टर विक्रांत भोपाल पहुंचेगा। सर, कांग्रेस की स्थिति कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, क्योंकि 15 साल से जनता भुगत रही है और व्यापारी है, चाहे किसान हो, मजदूर, नौजवान और आम आदमी परेशान है। इसलिए परिवर्तन की लहर चल गई है और निश्चित सरकार बन रही है। सर, विक्रांत आपके पुत्र हैं, राजनीति में पहली बार कदम रखा है, कुछ गुर दिए थे आपने विक्रांत को कि किस तरीके से इस त्रिकोणीय मुकाबले में खड़े हों? बिल्कुल, मैंने 40 साल में इस क्षेत्र की सेवा करता आ रहा हूं और मैंने जो विकास किया है वो सब सामने है। आज जितना भी विकास है हमारे द्वारा कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के जो देख लीजिए उनका बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ये सारी चीजें हैं और डॉक्टर विक्रांत ये सारी चीजें एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में आकर देखा और उन्होंने एक अपना इच्छा जाहिर की कि मैं आदिवासी भाइयों की सेवा करूं। यहाँ पे गरीब आदमी है, परेशान है और ये डॉक्टर बड़े शहर में भी अपना क्लिनिक डाल सकते थे, पर यहाँ पर आदिवासी भाइयों की सेवा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपना अस्पताल डाला है। उनकी हमारी बहू है, वो पूरा संभाले, ये पूरा समय राजनीतिक क्षेत्र में दे रहा है और जनता के बीच में काम करने के लिए आया, तो सफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। भूरिया जी ने मुझे सवाल दे दिया विक्रांत आपके लिए। डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस छोड़कर राजनीति में आए, एम क्या रहा आपका? देखिए, एम तो एक ही रहा कि किस तरह से मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, और यही कारण है कि जैसे सर्जरी कंप्लीट करी, सबसे पहले हम झाबुआ आकर यहाँ जिला अस्पताल में अपनी नौकरी शुरू करी, फिर यहाँ अस्पताल डाला। तो कहीं ना कहीं जिस भी क्षेत्र में रहूं, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं लोगों के बीच में रहूं और उनकी सेवा कर सकूं। और कहीं ना कहीं झाबुआ का हमारा बहुत एहसान है हमारे परिवार पर, जो कुछ भी हम झाबुआ के कारण है। तो यहाँ आकर काम करने की इच्छा थी। पहले डॉक्टरी क्षेत्र में कर रहे थे, अब राजनीतिक क्षेत्र में करेंगे। विक्रांत, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन कितने अच्छे राजनेता? में एक सवाल जरूर पूछूंगा। कांग्रेस पिछले 15 साल से एक तरीके से वनवास काट रही थी, युवा पीढ़ी से हैं आप,
किस तरह का विजन देखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस किस तरह से खड़ी होगी? देखिए, ये आने वाला वक्त तो कांग्रेस का ही है, क्योंकि जितनी भी युवा पीढ़ी है वो कांग्रेस में है, अच्छे नेता हैं कांग्रेस में है, साफ छवि वाले नेता कांग्रेस में है। और आज जनता को योग्य युवा और शिक्षित लोग चाहिए अपने नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि वो जमाना गया कि सिर्फ अपने कोई भी चिन्ह देखकर लोग वोट करते थे। तो कांतिलाल भूरिया अपने बेटे के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे और झाबुआ के विकास की बात करते हैं। विकास कितना होगा ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो दावे, जो वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं, चुनाव के बाद वो कितने जमीन पर साबित कर पाते हैं। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक में चलेगा मोदी का जादू या रहेंगे राहुल भारी, इसी पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस पर्व में। 11 दिसंबर को पिटारा खुलेगा, तभी पता चलेगा कि बीजेपी या कांग्रेस। लड़ाई 50-50 की है इस बार। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको दे दें, मध्य प्रदेश के भिंड में सुभाष नगर इलाके में ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब है। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये मतदान शुरू होने में देरी हो रही है, ईवीएम खराबी की खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट है इस पर आपके पास? जी बिल्कुल, भिंड के कुछ इलाकों में जो है ईवीएम इस वक्त खराब हो चुकी है और मतदान जो है शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि एक बड़ी बात है। जनरली ये वो इलाका माना जाता है जो हमेशा अपनी हिंसा के लिए वो होता है, फेमस होता है कि अगर भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर चंबल का इलाका है तो मतदान के दौरान वहाँ पे हिंसा जरूर देखने में आती है। लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह से एक साथ इतनी सारी ईवीएम खराब हुई। हालांकि इलेक्शन कमीशन का दावा था कि सारी पर्चियां भी आपको मिलेंगी वीवीपीटी की। और क्या टेक्निकल वजह रही, क्या तकनीकी वजह रही जो इतनी देर तक, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। हालांकि पूरी कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्या तकनीकी चीजें ऐसी रही हैं जो एक साथ इतनी ईवीएम खराब हुई। ठीक है दीप्ति, आप हमारे साथ बने रहिए। सागर से कुलभूषण सक्सेना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आपसे जानना चाहेंगे कि सागर में वोटर्स का सागर किस तरफ बहता हुआ आप पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आप इस समय देख सकते हैं कि सागर के गोपालगंज मतदान केंद्र में सुबह से ही जो है एक मतदाता में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे सैनिक के साथ बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। मैं आपको मतदान केंद्र के अंदर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है मतदाताओं की काफी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निर्वाचन के अधिकारी खड़े हुए हैं और जो मतदाता पहुंच रहे हैं, सबसे पहले उनकी पर्चियां चेक की जा रही है। पर्चियां इसलिए चेक की जा रही है क्योंकि एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिकायत की थी कि बड़ी संख्या में जो है 50 से 60 लाख फर्जी मतदाता हैं। इसको लेके जो है यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल के साथ निर्वाचन के अधिकारी यहाँ पे स्लिप चेक कर रहे हैं और मोबाइल से जाने की अंदर। ठीक है कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय उपाध्याय जी, नवीन जी से मैं बात कर रही थी, इस बार फिर से जीतने का दावा बीजेपी का ही है, लेकिन आपके लिए भी डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने जो 13 साल से मामा का शासन रहा है और मामा के शासन से जिस तरह से वहां मामा ने जिस तरह जन विरोधी नीतियों को अपनाया, चाहे किसानों के मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से बेहाल है पूरा मध्य प्रदेश, निश्चित तौर पे वहां के लोग कांग्रेस के प्रति समर्थन देने का पूरी तरह से मन बनाया है। पूरे 3 टर्म आए, जनता बेवकूफ नहीं है। नहीं, ठीक है, पहले जनता को कभी कोई बेवकूफ नहीं समझे। इस प्रदेश में जनता सबसे विवेकशील होती है, जनता सबसे समझदार है और जनता उसी समझदारी का आज परिचय देते हुए निश्चित तौर पे इस लोकतांत्रिक महापर्व में कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन देगी। इसलिए नहीं देगी कि कांग्रेस का समर्थन इसलिए होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को जो चाहिए, जो लोगों को के साथ जो विश्वासघात वर्तमान सरकार ने किया, आपने देखा किसानों के साथ किस तरह गोलियां चली, किसानों के नाम पे उनके दोगुना करने की बात थी, उनके आय को क्या आय हुआ, क्या दोगुना हुआ। अपराध का यदि मान ले, निश्चित तौर पे कोई भी सरकार होती है तो मुख्य मुद्दे होते हैं रोटी कपड़ा और मकान, बिजली सड़क और शिक्षा स्वास्थ्य, और साथ में अपराध पर किसी तरह रोक लगे। आज अपराधियों की हालत यह है कि बेखौफ खुल रहे हैं,
घूम रहे हैं। यहाँ तक कि भोपाल जैसे शहर में महिलाओं पर इतना अत्याचार हुआ है, लगातार अपराध की उन्हीं की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। 775% की अपराध की घटनाएं बढ़ी है मध्य प्रदेश में, और जो अभी तक अपराधियों के साथ जो सलूक होना चाहिए, जो लंबित मामले हैं, उसमें भी 170%। रैलियों में समझाया है ना आपने जनता को? निश्चित तौर पर रैलियों में आपने समझाया है, मुद्दों पे बात की है, या सिर्फ राफेल और राम मंदिर पे अटक के रह गए? मध्य प्रदेश के लोग बहुत ही जागरूक हैं, वहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ के मामा के कुशासन को समझते हैं। चलिए ठीक है नवीन जी, मुझे रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, समय की पाबंदी, और ब्रेक से हम फौरन लौट रहे हैं। और ये जो चुनाव चल रहा है उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान से पहले बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मां नर्मदा की पूजा की। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह चौहान ने वोट डालने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है, तो कमलनाथ ने कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार पर हमारी बड़ी बहस लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में सभी सीटों के लिए मतदान जारी है। 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, पिटारा खुलेगा, तभी पता चलेगा कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार। दूसरी तरफ मिजोरम में भी 40 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के महाभारत के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं अभी रीवा के मतदान केंद्र पर मौजूद हूं, और आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बड़ी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। यहां पर 4 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, और चारों बूथ पर आप देख रहे हैं कि पुरुषों की, महिलाओं की, सब लोगों की काफी बड़ी संख्या है, और सब लोग आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करना आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है जी। किस तरह के प्रतिनिधि चाहते हैं? ईमानदार और स्वच्छ प्रतिनिधि चाहिए जी। सर, आप क्या सोच करके वोट करने आए हैं? विकास के लिए सोच के आए हैं, और जो ईमानदार और अच्छी छवि का कैंडिडेट है उसको देंगे। जी जी जी। आप क्या सोच करके वोट करेंगे? अभी बताए तो था थोड़ी देर पहले। जी, फिर से बताइए। विकास का ये मुद्दा है जो अपन वोट करने आए हैं। विकास जिस तरह चल रहा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए उसी के मुद्दे पे हम लोग वोट डालेंगे। जी जी। चलिए, इधर कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप वोट करने आए हैं, सुबह सुबह आए हैं, क्या सोच करके वोट करने आए हैं? ईमानदारी वाला वोट करने आए हैं जी, और सही नेता मिले, यही चाहते हैं जी। किस तरह का रीवा चाहते हैं आप? रीवा अच्छा चाहते हैं। आप वोट करने आए हैं, क्या सोच करके, किन मुद्दों के आधार पे वोट करेंगे आप? एजुकेशन अच्छा होना चाहिए जी, बस। और क्या? कैसा रीवा चाहते हैं आप? अच्छा जी। क्या सोच करके वोट करने आए हैं सर? अब ये बहुत बड़ा पर्व है जी, तो अच्छी सरकार बने जी, और गरीबों का ध्यान रखे जी, सुविधाएं मिले जी, किसी को कोई प्रॉब्लम न हो जी। सरकार, नेता जो है अपने लोगों को ध्यान में रखें, बस यही है और क्या जी। तो मैं दिखाऊंगा, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, लगातार यहाँ पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल करके आए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और कम से कम पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश से इसी तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। लोग घरों से निकल करके बड़ी संख्या में आकर के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ संजय शेखर, इंडिया न्यूज, रीवा। इस वक्त मैं झाबुआ के उस पोलिंग बूथ में मौजूद हूं जहां कांतिलाल भूरिया और उनके पुत्र विक्रांत भूरिया, जो कि पहली बार एक प्रत्याशी के रूप में अपना वोट कास्ट करने के लिए इस बूथ में पहुंचे हैं। झाबुआ वो ट्राइबल एरिया है जहां ये कहा जाता है कि कांग्रेस का एक बाहुल रहा है, कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस किले में सेंध लगाई थी। कांतिलाल भूरिया अपने पूरे परिवार के साथ इस बूथ में अपना मत देने पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, झाबुआ।
I turned 18 last year, तो इस बार this is the first time I'm getting to vote. लेकिन इससे सबसे अच्छी चीज ये मिलती है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि एक साधन है अपनी देश को वापस कुछ देने का। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है देश में, लेकिन जिस तरह दूसरी कंट्रीज ने सफरेज के लिए, स्पेशली वुमेन सफरेज के लिए इतना लड़ा, हमारे देश ने हमें इंडिपेंडेंस से शुरुआत से यूनिवर्सल सफरेज रखा और हम उसका बिल्कुल सही उपयोग ना करते हैं। इतनी फैसिलिटीज देने के बावजूद भी अगर हम वोट ना करें, आफ्टर ऑल स्पेशली जब से ईवीएम्स आए तब से इतना सिंपल प्रोसीजर हो गया है, अगर उसके बाद भी हम ये अपॉर्चुनिटी यूज ना कर डेमोक्रेसी में ना कंट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पार्ट पे नाइंसाफी है। आपने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है? हाँ, मैं पहली बार वोट मतदान करने आई हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ और एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छा टाइम भी है फॉर यूथ एंड वुमेन कि वो पार्टिसिपेट करे फुल्ली इलेक्शंस में और पार्टिसिपेट करे फुल्ली अपने गवर्नमेंट बनाने में। तो मैं बहुत आशा के साथ आई हूँ कि इस बार की गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करेगी और स्पेशली यूथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। सभी प्रदेशवासियों से ये निवेदन करूंगा तो वो विकास के लिए और मध्य प्रदेश की जनता की कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट अवश्य दें, मतदान अवश्य करें। हमें पूरा विश्वास है जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद मिला है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी और भारी बहुमत से हम सरकार जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे। मैंने हर पार्टी अपना प्रयास करती है, हमारी पार्टी भी पूरी ताकत से, हमारे प्रधानमंत्री जो देश की आशाओं के केंद्र है, भारत को भगवान का वरदान है, मोदी जी उनने कैंपेन किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने घनघोर परिश्रम किया। क्या चीज दिमाग में रख के वोट डालेंगे आज लोग? मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को मध्य प्रदेश की भविष्य, नौजवानों के भविष्य को अपने सामने रखते हुए वोट डालूंगा। और आपको लगता है कि अगर जो बहुमत मिलेगा तो कमल आप ही बनेंगे? ये छोड़ो। तो कांग्रेस का अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है, दोनों ही ये कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में हम बनाएंगे, लेकिन 11 दिसंबर को जब पिटारा खुलेगा तभी जनता का फैसला हमें पता चलेगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी से, प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सतीश कुमार सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रदीप सिंह जी, इस बार किसी की भी हवा नहीं है और जो एक बहुत दिलचस्प बात इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है कि हर सीट से दूसरी सीट पर जाने में तस्वीर एकदम उलट जा रही है, बदल जा रही है। कैसे देखते हैं आप, किसका फायदा किसका नुकसान आपके हिसाब से, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? नहीं, देखिए शोभना जी, पिछले 3 चुनावों को अगर आप देखिए जिनमें बीजेपी जीती थी और इस चुनाव को देखिए तो एक फर्क ये नजर आता है कि इस बार कोई लहर नजर नहीं आती किसी के पक्ष में, न पक्ष में न खिलाफ। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जिस तरह का माहौल होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। इससे लगता है कि एक फेटीग भी वोटर में आता है कि लंबे समय से कोई सत्ता में हो, अच्छा काम कर रहा हो तो भी लोगों को लगता है कि थोड़ा बदलना चाहिए, तो उस तरह का भी मूड हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य रहा है और यहाँ शुरू से ही अब बीच में कुछ समय के लिए जनता पार्टी और जनता दल के कुछ दलों का, समाजवादियों का था असर, वरना कांग्रेस और बीजेपी में ही मुख्य लड़ाई जो है होती रही है, इस बार भी है। इस बार उम्मीद थी कि शायद जब जैसे ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है तो मायावती साथ होंगी कांग्रेस के, लेकिन वो हुआ नहीं। उनकी पार्टी का प्रभाव मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड ये 2 इलाकों में है और पहले भी वहां से उनके विधायक चुने जाते रहे हैं, तो वो अलायंस न होना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है वो नुकसानदेह साबित होगा। अगर वो अलायंस होता तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा प्लस होता। देखिए, एक माहौल का भी असर पड़ता है, केवल वोट का ही नहीं, ये कि सारा विपक्ष एकजुट है, इसमें एक किसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि कांग्रेस और बीएसपी का जो नहीं हो पाया गठबंधन, क्या? क्योंकि विपक्ष के अपने अलग अलग आरोप है, कहते हैं कि भाई सीबीआई का प्रेशर दिखा दिया मायावती को, इसलिए वो साथ नहीं गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने देरी कर दी, कांग्रेस ने वो मुस्तैदी, वो जिसे कहे कि चुस्त दुरुस्ती नहीं दिखाई कि जल्दी से गठबंधन करें। देखिए, दोनों तरफ से गलती है। जिस तरह से मायावती ने 50 सीटों की लिस्ट कांग्रेस को दी, उससे बड़ा स्पष्ट लग रहा था कि वो गठबंधन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है।
एक बात। दूसरा, वो तीनों राज्यों में चाहती थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। कांग्रेस राजस्थान में अलायंस नहीं करना चाहती थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चाहती थी। लेकिन कांग्रेस के लिए स्टेक बहुत बड़ा था। मायावती का स्टेक उतना बड़ा नहीं है इन 3 राज्यों में। उनका स्टेक आएगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात होगी। इन 3 राज्यों में कांग्रेस का स्टेक बड़ा था। कांग्रेस को थोड़ा दिल बड़ा दिखाना चाहिए था। और भाई देख, मकसद क्या है? बीजेपी को अगर हटाना है तो अगर थोड़ी सी सीटें कम भी लड़ते हैं आप और सत्ता में आते हैं तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति है। दूसरी, कांग्रेस में समस्या और कहें कि मतलब अच्छी बात भी है, वो ये है कि पूरे देश में यही प्रदेश है जहां कांग्रेस में स्टेट लीडरशिप बहुत है और मजबूत नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। लेकिन वही समस्या भी है कांग्रेस की। बिना दूल्हे की बारात वाली समस्या भी है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्योंकि साफ नहीं है तो कहीं ना कहीं वोटर को दिक्कत आती है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि हमारा नेता कौन होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा, कमलनाथ होंगे, खैर दिग्विजय सिंह अब इस बार फाइट में नहीं है। सतीश कुमार सिंह जी, मैं लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देख रही हूं, हमारे सहयोगी लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं। विकास की बात तो जरूर कर रहा है हर वोटर, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें जातिगत समीकरण को लेकर हमेशा फिक्स है कि ये जाति है तो इसको देगी? थोड़ा बहुत उसमें भटकाव जरूर होता है। क्या लगता है कि जातिगत समीकरण हमेशा विकास पर, लोकल मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं? बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि नेम से ज्यादा सरनेम इंपॉर्टेंट हो जाता है चुनाव में। शोभना जी, अगर विकास के मुद्दों पर जिस तरीके से रिपोर्टर ने कुछ वोटर से बातचीत की, उसके आधार पर अगर विकास का मुद्दा हो और उसके चुनाव लड़ा जाए। आपने मुझे पैनल में इन्वॉल्व भी नहीं किया। अरे बस डॉक्टर अजीज खान, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। ये दोनों लोग भी बैठे हुए हैं बहुत देर से, 9 बजे से। सर मैं आ रही हूँ डॉक्टर अजीज आपके पास। 2 बार ब्रेक हो गया, आपने मुझे मौका तक नहीं दिया। डॉक्टर अजीज बस आ रही हूँ, डॉक्टर अजीज आ रही हूँ। तो ये लोकतंत्र की जीत होगी स्वप्ना जी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जीते या बीजेपी जीते। लेकिन अगर जातीय समीकरण, सीएसडीएस के द्वारा कुछ महीने पहले एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जातिगत बातें वोटिंग बिहेवियर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। वो करीब 65% है, जो बाकी राज्यों में 48 से 50 के बीच है। तो इसके आधार पर ये भी चुनाव कहीं ना कहीं पर जातिगत चीजों से प्रभावित होगा। अगर जातिगत समीकरण को हम देखें तो निश्चित रूप से पलड़ा बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी दिखाई देता है, क्योंकि एक ओबीसी फैक्टर इस पूरे इलेक्शन में डिटरमाइन करेगा। उस पर भी हम बात करेंगे सतीश जी। SC/ST एक्ट पर जो अध्यादेश आया उस पर भी हम बात करेंगे कि उससे समीकरणों को कितना बदला है। के लिए वो चुनौती है। ठीक है, 2006 का जो ये एक्ट है, ट्राइबल एक्ट, वो प्रभावित करेगा। अपर कास्ट भी नाराज है, सवर्ण नाराज है इस बार बीजेपी से थोड़ा सा। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान बहुत नाराज हो गए मुझसे। नवीन जी आऊंगी आपके पास, डॉक्टर अजीज खान का रुख करना चाहूंगी। क्या उम्मीद है? आप देख रहे हैं हालांकि मध्य प्रदेश में आपकी समाजवादी पार्टी की कुछ खास जमीन है नहीं सर। डॉक्टर अजीज खान, देखिए शोभना जी, ये आपकी विचारधारा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये विचारधारा नहीं है सर, एनालिसिस है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से अभी आपके रिपोर्टर्स जी, चलिए कोई बात नहीं, आप कह रही हैं। देखिए जिस तरीके से आपके रिपोर्टर्स बहुत सारी बातें दिखा रहे थे, वहां के मतदाता जो बात कह रहे थे, आज जो माहौल है आज बीजेपी के खिलाफ, आज लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों को बहुत निराशा हो रही है, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है शोभना जी कि आज बीजेपी में जो अंतरकलह है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है वहां बीजेपी में, क्योंकि हर आदमी कुल मिलाकर के ये है कि बीजेपी में नाराज है। उनके अंदरूनी जो हालात है वो बेहतर नहीं है। आपको बताएं, दूसरी बात, चाहे वो सपाक्स ले ले, वो संगठन है जिस तरीके से वो हावी हो गया है, पूरी तरह से बीजेपी को डैमेज कर रहा है। कंप्यूटर बाबा को आप ले ले, कंप्यूटर बाबा जिस तरीके से नाराज होकर के उन्होंने संगठन बनाया, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। आप इस बात को समझिए कि वहां पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए, विकास ना होने की वजह से वहां के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। 15 साल में हालात ये हुआ कि वहां पर जिस तरीके से वहां पे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया है, जिसकी वजह से आज के हालात ये हैं। चाहे वो घोटाला ले ले, आप व्यापम घोटाला के ले ले, इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज वहां की प्रदेश की जनता जो है, भी बड़े बड़े दावे कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की कोई जमीन नहीं है वहां। मुद्दे कुछ भी हो, कितनी भी नाकाम हो शिवराज सरकार, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही है वहां पर। बीएसपी दोनों को डैमेज कर सकती है, बीएसपी भी छोटी, तो समाजवादी पार्टी का आज
1.5% ईवीएम की बात वोट देखें, पड़ा है आपको पिछले चुनावों में। शोभना जी ईवीएम की बात देखें, मुझे 1 मिनट का मौका दे। 30 सेकंड सर, और भी मेहमानों को सहयोग ईवीएम का आज ईवीएम की जो लिस्ट मेरे पास आई है, आप देखिए जी ईवीएम एक बड़े स्तर पर वहां पर पूरी तरह से खराब है। जो पहले जिस पे सवाल उठता था, आज वही सवाल फिर उठ रहा है, नहीं है बड़े स्तर पे।